नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में जो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मोज़ले की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी। मोज़ले की जो आवर्त सारणी थी उसका जो आधार था वो था परमाणु क्रमांक। इससे पहले जो वैज्ञानिक थे यानी मेंडलीव तक जो वैज्ञानिक थे उनकी आवर्त सारणी का आधार क्या था? परमाणु भार। ये क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है कि मोज़ले की आवर्त सारणी है उसका आधार क्या है? परमाणु क्रमांक। इससे पहले जो वैज्ञानिक हैं उनकी आवर्त सारणी का जो आधार रखा गया वो क्या रखा गया था? परमाणु भार। तो हमने कहा मोज़ले की आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु क्रमांक। यानी मोज़ले की आवर्त सारणी का आधार क्या था? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक था तो इसका कथन क्या था? जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या था? परमाणु भार। तो उसका कथन था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की क्या हो जाती है? पुनरावृत्ति हो जाती है। तो उस वाली डेफिनेशन में केवल क्या करना है आपको? परमाणु भार की जगह क्या लिख देना है? परमाणु क्रमांक। अर्थात मोज़ले की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक जो गुणधर्म हैं वो उनके परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। इसके अनुसार हम कह रहे हैं तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया था। आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है? विशेष अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की क्या हो जाना? पुनरावृत्ति हो जाना। वो क्या कहलाता है? उसका आवर्ती फलन कहलाता है। अर्थात वर्ग एवं आवर्त में गुणों का क्रमिक रूप से परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? आवर्ती फलन कहलाता है। तो मोज़ले की आवर्त सारणी का कथन क्या था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की क्या हो जाएगी? पुनरावृत्ति हो जाएगी। हमने कहा मोज़ले की आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग इसका कथन क्या था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की क्या हो जाएगी? पुनरावृत्ति हो जाएगी। ये जो थी मोज़ले की आवर्त सारणी को क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। इसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप बनाया गया। दीर्घ रूप क्या था? उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट सम्मिलित थे? तो मोज़ले की जो आवर्त सारणी के साथ में अन्य जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सहयोग दिया था। बोरबरी, रेंगवा, वार्नर। इन्होंने क्या किया था? मोज़ले का क्या किया था? सहयोग किया था। यानी मोज़ले की जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है वो किन किन के सहयोग से बना है? बोरबरी, रेंगवा, वार्नर के सहयोग से। सहयोग में इन्होंने मोज़ले ने क्या लिया था कि बोरबरी की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संकल्पना थी उसको भी इसमें क्या कर दिया था? सम्मिलित कर दिया था। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इस आवर्त सारणी में क्या कर दिए? समाहित कर दिए, यानी और जोड़ दिए। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी थी मोज़ले की उसको जो दीर्घ रूप है उसका वो किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संकल्पना पर आधारित है। और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बोरबरी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है वो किस संकल्पना पर आधारित है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संकल्पना पर। अगला कि ये जो
आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है, जो इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना दी गई थी, वो किसके अकॉर्डिंग दी गई थी? बोरबरी के द्वारा। ये अगला क्वेश्चन होता है। इस नियम में, आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है, इसमें क्या होता है? आबाहो नियम का पालन होता है। आबाहो नियम का क्या होता है? पालन होता है। ये भी क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होता है? आबाहो के नियम का पालन होता है या नहीं होता? तो आबाहो के नियम का क्या होता है? पालन करती है कौन सी? मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि मोज़ले ने क्या किया? आवर्त सारणी को वही दो भागों में बांट दिया। वो कौन कौन से भाग थे? एक तो वही वर्ग और एक आवर्त। वर्ग में बांटा और आवर्त में बांट दिया। अब वर्ग, इसमें वर्ग देखें हम तो वर्ग कौन से थे कि जैसे मेंडलीफ ने जो दिए कि जो खड़ी लाइनें थीं, ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं थीं, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या नाम दिया था? वर्ग नाम दिया। जबकि क्षैतिज जो रेखाएं थीं, ऐसी जो रेखाएं थीं, क्षैतिज जो रेखाएं थीं, उनको क्या नाम दिया है? आवर्त नाम दे दिया। अब देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, उसमें वर्ग की संख्या कितनी थी? 9। जबकि मोज़ले की आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी थी? 18। तो इसमें वर्ग कितने थे बताओ? 18 वर्ग थे और 7 इसमें आवर्त थे। 7 आवर्त वही थे जो किसमें थे? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। तो देखिए 18 वर्गों को कैसे बांटा इसने कि 1 से 2 तक जो वर्ग हैं उनको तो कहा इसने एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक के तत्व, और 3 से लेके 12 तक के जो वर्ग के तत्व थे उनको कहा इसने डी ब्लॉक के तत्व, और वर्ग संख्या 13 से लेके 12 वर्ग तक के जो तत्व थे उनको क्या कहा? पी ब्लॉक के तत्व। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए स्थान ही नहीं मिला आवर्त सारणी में। तो इसने क्या किया? जो एफ ब्लॉक के जो तत्व थे, एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे स्थान दिया गया। अब नीचे स्थान दिया गया तो कितने जो तत्व थे एफ ब्लॉक के? तो एफ ब्लॉक के जो टोटल तत्व थे, यहाँ हमने लिखे एफ ब्लॉक के तत्व। इन एफ ब्लॉक के तत्वों की जो संख्या थी वो कितनी थी? इनको 2 में बांटा, यानी कुल जो तत्व थे वो कितने थे? 28। इन 28 में कौन कौन से थे? 14 तत्व और 14 तत्व। ये जो 14 तत्व थे वो लेंथेनम के बाद आए, लेंथेनम 57, इसलिए इसको कहा गया लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी। ये जो 14 तत्व थे वो एक्टिनियम 89 के बाद रखे गए, इसलिए इसको कहा गया क्या? एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी। ये दोनों जो श्रेणी थी क्रमशः इनको ये 6वें आवर्त में और इसका आवर्त कौन सा था? 7वें आवर्त में, और दोनों का जो वर्ग था वो कौन से वर्ग में रखे गए थे? ये 3rd ग्रुप में। यानी इनका दोनों का जो आवर्त था वो तो तीसरा ही क्या था? वो सॉरी, इनका जो वर्ग था वो क्या था? तीसरा,
और आवर्त लेंथेनाइडों के लिए 6वें आवर्त में और एक्टिनाइडों के लिए कौन से आवर्त में रखे गए? 7वें आवर्त में 14 तत्व रखे गए, जिन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं वो अंतः संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? संक्रमण तत्व। और ये क्या कहलाते हैं? अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये लेंथेनम 57 के बाद जो तत्व रखे गए हैं, इसकी जो सीरीज है, इसका मतलब 58 से लेके 71 तक के तत्व लेंथेनाइड तत्व कहलाते हैं, यानी सीरियम से लेके एलयू तक। और इसमें एक्टिनियम में देखें, एक्टिनाइड जो श्रेणी थी उसमें एक्टिनियम 89 के बाद में जो तत्व रखे गए, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या आया? TH 90 के बाद में जो तत्व रखे गए हैं, और कब तक? LR 103 तक, वो क्या हैं? एक्टिनाइड श्रेणी। तो 14 तत्व ये हो गए और 14 ये हो गए। टोटल एफ ब्लॉक के तत्वों की संख्या कितनी होती है? 28 होती है। आवर्त की बात करें तो आवर्त जो था, जैसा कि मेंडलीफ ने कहा, सेम एज इट इज, ऐसा ही किसने कहा था? मौजले ने। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। यानी कि कैसे कहा उसने कि जो आवर्त थे, ये आवर्त की संख्या मैंने इधर लिख दी, कितने आवर्त थे? 7। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा आवर्त, आवर्त का तत्वों की संख्या, और फिर लिखा हमने आवर्त का नाम। तो जैसे ही नाम लिखा तो देखिए इसमें, यानी इसमें तत्व देखें हम तो आवर्त 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आवर्त थे। इन 7 आवर्त में देखें हम तो तत्वों की संख्या 2, इसमें 8, इसमें 8, 18, 18, 32, और इसमें तत्वों की संख्या फिक्स नहीं थी। इसमें तत्वों की संख्या देखिए 2 है, सबसे कम है, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या? अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त। इसमें देखिए तत्वों की संख्या इससे ज़्यादा हो गई थोड़ी, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया? लघु आवर्त। और इसके बाद देखिए इसकी शक्ल तो इससे ही मिल रही है, तो इसका नाम भी क्या होगा बताओ? लघु आवर्त। इसके बाद देखो इसमें तत्वों की संख्या इससे ज़्यादा हो गई, तो हमने इसका नाम रख दिया दीर्घ आवर्त। और इसकी शक्ल इससे मिल रही है, तो इसका मतलब इसका भी नाम क्या होगा? दीर्घ आवर्त। अब देखिए इसमें तत्वों की संख्या सबसे अधिक थी, इसलिए इसका नाम रखा गया अति दीर्घ आवर्त। और इसमें तत्वों की संख्या फिक्स नहीं थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया बताओ? अपूर्ण आवर्त, अपूर्ण आवर्त। तो मौजले की आवर्त सारणी को हमने क्लासिफाइड किया वर्ग और आवर्त में। वर्ग की संख्या कितनी है बताओ? 18, और आवर्त की संख्या वही मेंडलीफ के अकॉर्डिंग कितनी थी? 7 थी। इसके बाद देखिए इसमें जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है उसकी अच्छाइयाँ क्या थीं? तो पहली जो थी वो क्या थी कि यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संकल्पना पर आधारित थी। यानी आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्रमिक रूप से क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। दूसरी बात करें हम कि धातुओं को अधातुओं से पृथक रखा गया इस आवर्त सारणी में। यानी लेफ्ट तरफ जो थी आवर्त सारणी में वो क्या कहलाती हैं? धातुएं कहलाती हैं। और राइट तरफ जो होती हैं आवर्त सारणी में वो क्या कहलाती हैं? अधातुएं कहलाती हैं। धातुओं को अधातुओं से पृथक करने के लिए एक तिरछी रेखा खींची गई जो धातुओं को अधातुओं से पृथक करती है।
वो कौन सी है? बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, At से होकर एक तिरछी रेखा धातुओं को अधातुओं से क्या करती है? पृथक करती है। हमने कहा बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम और At से होकर एक तिरछी रेखा धातुओं को अधातुओं से क्या करती है? पृथक करती है। इधर की तरफ लेफ्ट तरफ तो क्या होती हैं आवर्त सारणी में? धातु, और इधर क्या होती हैं? अधातु होती हैं। आवर्त सारणी के अंत में, आवर्त सारणी के अंत में कौन सा वर्ग रखा गया? 18वां वर्ग रखा गया, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? अक्रिय गैसों या अक्रिय तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। समस्थानिकों को स्थान देने की समस्या क्या थी? समाप्त हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। इसलिए जो मोजले की आवर्त सारणी थी उसमें क्या था? दीर्घ रूप में वो किस पर आधारित थी? परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संकल्पना पर आधारित थी। और हम कह रहे हैं समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। इसलिए समस्थानिकों को स्थान देने की जो समस्या थी वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। ये क्या थी? मोजले की आवर्त सारणी के दीर्घ रूप की क्या थी? हम अच्छाइयाँ कह दें या लाभ कह दें? किसकी कंपैरिजन कर रहे हैं हम? मेंडलीव से। इसके बाद देखें हम तो मोजले की आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है उसकी कमियां क्या थीं? तो कमियों में सबसे पहले वही कमी थी, कौन सी वाली? जो मेंडलीव की थी। हाइड्रोजन की स्थिति क्या है बताओ? विवादास्पद है। हाइड्रोजन की पहली कमी क्या थी? हाइड्रोजन की स्थिति विवादास्पद है। और ये हमने विवादास्पद आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, मेंडलीव वाले में। उसमें क्या समझाया था आपको कि हाइड्रोजन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग करके क्षारीय धातुओं से समानता दर्शाता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 17वां वर्ग यानी अधातुओं से क्या दर्शाता है? समानता दर्शाता है। तो हम हाइड्रोजन को या तो पहले में रखें या 17वें वर्ग में रखें। क्यों? इसका कारण क्या था? अज्ञात था। तो हाइड्रोजन की स्थिति आज तक भी विवादास्पद बनी हुई है। इसलिए हाइड्रोजन को हम आवारा तत्व कहते हैं। तो ये कमी हो गई, मेंडलीव की भी थी और किसकी भी थी? मोजले की। और दूसरी जो कमी थी वो क्या थी कि लेंथेनाइड एवं एक्टेनाइडों को आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया गया। तो मोजले की आवर्त सारणी में भी ये कमियां रह गई, जो किसकी में भी थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी में। और सभी जो कमियां थी उनको सुधार दिया गया। और एक तीसरी जो कमी बच गई थी वो कौन सी थी कि हीलियम। हीलियम जो होता है, हीलियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2 होता है, यानी ये s ब्लॉक का तत्व होना चाहिए था। लेकिन ये क्या कह रहे हैं हम? ये इसको किस में रखा गया बताओ? 18वें वर्ग यानी इनर्ट गैस में रखा गया, p ब्लॉक के तत्वों के साथ। तो इसको किस में रखा गया? p ब्लॉक के तत्वों के साथ, क्योंकि ये उत्कृष्ट गैसों या अक्रिय गैसों के समान क्या दर्शाता है? समानता दर्शाता है। इसलिए इसको उत्कृष्ट गैसों के साथ रखा गया। उत्कृष्ट गैसों के साथ रखा गया। क्यों? इसकी व्याख्या भी या इसकी हम कह दें कि मोजले जो था इसकी क्या थी? ये कमी थी। इसके बारे में यह नहीं बता पाया कि इसको हम p ब्लॉक में क्यों रख रहे हैं। ये तो s ब्लॉक का क्या है? तत्व, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? s ब्लॉक में जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं हीलियम की। तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है
उसका कारण क्या है? अज्ञात है। इसलिए ये मोज़ले की जो आवर्त सारणी है उसकी मुख्य रूप से 3 ही कमियां रह गईं और कमियों को इसने क्या कर दिया? सुधार दिया। तो ये मोज़ले की आवर्त सारणी हो गई। हमने इसमें देखा, इसकी डेफिनेशन देखी, उसके बाद में क्या देखा, इसको कैसे क्लासिफाइड किया। क्लासिफाइड के बाद में हमने देखा इसकी अच्छाइयाँ क्या थी मेंडलीव से, उसके बाद इसकी कमी भी देख ली। इसके बाद में जो हम देखेंगे अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उसमें अब तक जो पढ़ा है आवर्त सारणी में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे, जो आपके लिए रीट में भी आएंगे निश्चित रूप से उसमें से, और कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो जनरल साइंस से रिलेटेड दोगे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।